अब तक आपने देखा कि टीएसपी कल्पना 22 लोगों के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में जंगल आई थी और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उन 22 लोगों के जिस्म के टुकड़े पूरे जंगल से बटोरने में लगा हुआ है। कल्पना ने मुनिया का बयान भी लिया था, पर कल्पना को मुनिया के बयान पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि मुनिया का कहना है कि इन 22 लोगों को एक निर्वस्त्र औरत ने मारा है, जिसको गांव वाले देवी द्रौपदी के नाम से पूछते हैं, और उसने ही 22 लोगों से मुनिया की इज्जत को बचाया था। इसीलिए कल्पना मुनिया के बयान की तहकीकात करने बीच जंगल में जाती है, पर वहां पर उसे कुछ लोग घेर लेते हैं और कल्पना की इज्जत को तार तार करने की कोशिश करते हैं। तब कल्पना ना चाहते हुए भी देवी द्रौपदी का आवाहन करती है और सच में देवी द्रौपदी वहां आकर कल्पना की इज्जत को लुटने से बचाती है और फिर से पापियों का संहार करती है। पर इससे पहले कि देवी द्रौपदी हवा में विलीन हो जाए, डीएसपी कल्पना ने देवी द्रौपदी से बस इतना पूछा कि आप कौन हैं और क्यों निर्वस्त्र ही आप हम जैसी औरतों की इज्जत की रक्षा करती हैं। इस पर देवी द्रौपदी ने बस इतना ही कहा, दीदी मुझे पहचाना नहीं, मैं सक्कू। और हवा में विलीन हो गई। अब आगे। रात की हुई इस वारदात ने मेरा अंदर का खून जमा दिया था। मैं अभी भी डरी सहमी पेड़ के कोने पर बैठी हुई थी और कुछ कदम दूर ही मेरी डीएसपी की वर्दी पड़ी थी, जिसे देख अब मुझे खुद पर घिन आने लगी थी। अब तक जिसे मैं एक कहानी, एक कल्पना मान झुठला रही थी, रात को हुई इंसिडेंट के बाद अब वो मेरी जिंदगी का एक भयानक सच बन चुका था और मेरे जहन में छोड़ गया था एक सवाल कि क्या ये वही सकू थी जिसे मैं जानती थी, जिसके साथ मैंने अपना बचपन बिताया था। दरअसल सक्कू एक अनाथ लड़की थी जिसकी माँ मेरे यहाँ काम करते करते मर गई। बहुत वक्त तो मैंने उसे संभाला, लेकिन जब मैं पुलिस की ट्रेनिंग के बाद वापस आई तो सक्कू नहीं थी। पापा ने भी इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया और वक्त की धूल में ये राज भी दफन हो गया था, जिस पर से अब मुझे हर हाल में पर्दा उठाना था। और फिर से देवी द्रौपदी के मंदिर की ओर चल दी। कुछ देर जंगल में भटकने के बाद जब मैं मंदिर के पास पहुंची तो देखा मुनिया पहले से ही मूर्ति की पूजा कर रही थी। उसने जब मेरी हालत को देखा तो घबराते हुए मेरे पास आ गई। मैडम आप ठीक तो है? ये आपकी वर्दी पर इतना खून कैसे लगा है? मुनिया के इस सवाल पर मैंने कहा, कुछ नहीं मुनिया, बस कुछ हैवान मेरे साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, पर देवी द्रौपदी ने उनकी सोच के साथ साथ उनके जिस्म के भी टुकड़े कर दिए। तो आखिरकार तो के भी देवी द्रौपदी पर यकीन हो गई। हाँ शायद से, पर एक बात तो बताओ, ये देवी द्रौपदी कैसे बनी? कोई है जो बता सकता है इसके बारे में? मेरे इस सवाल से मुनिया सोच में पड़ गई। वो कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी जंगल में से एक बूढ़ा शख्स सामने आकर खड़ा हुआ, जिसे देख मुनिया ने कहा, मैडम यही है वो पंडित जो आपके सारे सवालों के जवाब दे सकत है। इतना कहकर मुनिया वहां से चली गई। मैंने भी बूढ़े शख्स को अकेला पाकर अपने पुलिस वाले तरीके से सवाल जवाब शुरू कर दिया। क्या सच में यही देवी द्रौपदी का मंदिर है? हाँ यही है। इतना कहकर वो बूढ़ा शख्स मुस्कुराते हुए मेरे सामने से जाने लगा। बूढ़े शख्स को मुस्कुराता हुआ देख मेरा रोम रोम जल उठा था। आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? क्या हमें नहीं पता कि आप लोग ये गैंग बनाकर इस जंगल में चंदन की स्मगलिंग करते हैं और आए दिन यहाँ गैंग वॉर होती रहती है, जिसे छुपाने के लिए आपने इस देवी द्रौपदी की कहानी रची है ताकि आप लोग इस अंधविश्वास के पीछे अपना कारोबार करते रहें। मेरी सारी बातें सुनने के बाद वो बूढ़ा शख्स मेरी वर्दी पर लिखे मेरे नाम और मेरे पद को पढ़ते हुए बोला, तो डीएसपी मिस कल्पना, आप जिस अंधविश्वास की कहानी की बात कर रही हैं, क्या कभी आपने वो कहानी सुनी है? मेरी चाल कामयाब रही। वो बूढ़ा शख्स
अब खुद ही मुझे देवी द्रौपदी की कहानी बताने को तैयार था। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस जंगल में पहले बहुत सारे आदिवासी कबीले रहते थे। सबकी जरूरतें इस जंगल से ही पूरी होती थी। फिर एक दिन इस जंगल में बाहरी दुनिया के दो खूंखार राक्षस घुस आए। वो दूसरी दुनिया के थे। आपको पता है उस राक्षस का नाम क्या था? नहीं पता? मैं बताता हूँ। एक नाम था लालच और दूसरे का नाम था हवस, जो इंसान का चोला पहन इस जंगल में आए थे। ये दोनों जानवर जंगल में उगे इस चंदन को पाने आए थे। हमें नहीं पता था कि इस तरह के जानवरों का शिकार कैसे करते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे सबको अपनी तरह का बना देता था। जानवरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। हमारा ही खाते, हम ही मारते और हमारी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते। फिर एक दिन एक 15 साल की लड़की ने सब कुछ बदल के रख दिया। उसका नाम सक्कू था। वो जानवर जबरदस्ती उसे उठाकर जंगल ले गए उसका शोषण करने के लिए। उस रात पूरे जंगल में उसकी चीखें गूंजती रहीं। कोई है? कोई मुझे सुन रहा है? कोई तो मेरी मदद करो, मुझे दर्द हो रहा है। कोई है क्या? पर उसे बचाने कोई नहीं आया। नोचने और खसोटने के बाद जब सक्कू एक जिंदा लाश बन गई तो नशे में धुत बलवंत नाम के आदमी ने सक्कू को कपड़े पहनने को कहा, पर सक्कू ने कहकर मना कर दिया। मैं अब बिना कपड़ों के गांव वालों के सामने जाऊंगी। उन्हें दिखाऊंगी कि जब एक औरत की इज्जत पर दाग लग रहा हो और सारा समाज चुप बैठा रहे, कान होते हुए भी बहरा और मुंह होते हुए भी गूंगा बना रहे, तो इतिहास ऐसे मर्दों को मिट्टी में मिला देता है। सक्कू की बात सुन नशे में धुत उस शख्स की मर्दानी जाग गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे निर्वस्त्र सक्कू के टुकड़े कर डाले, पर मरने से पहले सक्कू ये कह गई कि उसके साथ जो हुआ वो अब किसी और लड़की के साथ नहीं होने देगी। तब से लेकर इस जंगल में किसी लड़की की चीखें नहीं गूंजी। हाँ तो डीएसपी मिस कल्पना, आप कह रही थी कि यहाँ चंदन की तस्करी होती है। हाँ होती है, पर जिन लाशों के टुकड़े आपका पुलिस डिपार्टमेंट पूरे जंगल से बटोरता फिर रहा है वो किसी गैंग वॉर में नहीं बल्कि सक्कू के हाथों मारे गए हैं। बूढ़े शख्स की बात सुन मैंने तुरंत उससे पूछा, सक्कू? अगर उस लड़की का नाम सक्कू था तो फिर ये गांव वाले उसे देवी द्रौपदी के नाम से क्यों पूछते हैं? वो इसलिए क्योंकि महाभारत में द्रौपदी की रक्षा के लिए खुद कृष्ण भगवान आए थे, पर सक्कू की मदद के लिए तो एक जानवर तक नहीं आया, बल्कि जिन्होंने सक्कू की चीखें भी सुनी थी वो भी बुज़दिल बन इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दाग बन गए। पर बेचारी सक्कू ने मरने के बाद भी हार नहीं मानी और निर्वस्त्र ही जंगल की लड़कियों को बर्बाद होने से बचाती रही। इसीलिए जंगल वालों ने सक्कू को द्रौपदी की उपाधि देकर उसे एक देवी का दर्जा दिया। सक्कू के द्रौपदी बनने की कहानी अब मैं जान चुकी थी, लेकिन क्या ये वही सक्कू थी जिसे मैं जानती थी? मेरे मन में अभी भी कई सवाल थे और ये सवाल मुझे बेचैन कर रहे थे। मुझे इस तरह बेचैन होता देख बूढ़े शख्स ने कहा, क्या हुआ डीएसपी कल्पना? अब आप किस सोच में पड़ गई? अभी भी आपका कोई सवाल रह गया है क्या? हाँ, आपकी एक मदद चाहिए मुझे। क्या आप किसी तरह सक्कू के घर वालों से मुझे मिलवा सकते हैं? कल्पना जी, सक्कू का तो इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे कोई जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था, तो मौका देख वो फरार हो गई और इस जंगल में आ गई। मेरे पास उसका एक लॉकेट है जिसमें 2 लड़कियों की तस्वीरें हैं, एक तो सक्कू और दूसरी का पता नहीं। आपको दिखाता हूँ। इतना कहकर उस पुजारी ने मुझे एक फोटो दिखाई, जिसे देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, ये मेरी ही सक्कू थी जिसे मैं जानती थी, और लॉकेट में जिस दूसरी लड़की की पंडित बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही तस्वीर थी, जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा था। लेकिन उसका यहाँ इस जंगलों में आना मुझे अंदर से खाए जा रहा था। सक्कू मेरे साथ बचपन से ही दिल्ली में पली बड़ी थी, फिर उसका ये मध्य प्रदेश के जंगलों तक आना मुझे हर पल झंझोड़ रहा था। पर मैं जानती थी कि मुझे इसका जवाब कौन देगा। पुजारी से सारी बात जानने के बाद मैंने लॉकेट अपने पास रख लिया
और सीधा घर आ गई। मैंने अभी अंदर कदम रखा ही था कि देखा मेरे पापा गुस्से में मेरे सामने ही खड़े थे। ये क्या करने जा रही हो तुम? अपने ही पति को डिवोर्स देने जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। डीएसपी क्या बन गई? हवा में उड़ने लग गई हो बिल्कुल। अपने पापा को ऐसे गुस्से में देखकर मैं समझ गई थी कि उन्हें मेरे डिवोर्स की भनक लग चुकी है। महज 7 साल की अपनी पुलिस सर्विस में मैं डीएसपी बन चुकी थी, जिससे कई मर्दों की मर्दानगी को चोट पहुंची थी, और इसमें से एक मेरा पति भी था, जिसे 2 दिन बाद मैं डिवोर्स देने वाली थी। बिगड़ा कुछ नहीं था, पर बचाने लायक भी कुछ नहीं रहा था। दरअसल मेरा पति ही मेरी तरक्की से जलने लगा था। उसे लगता था कि मुझे जो ये डीएसपी की कुर्सी मिली है वो मेरे काम को देखकर नहीं, बल्कि अनजान मर्दों के साथ सोकर हासिल हुई है। फिर मैं ऐसे घटिया पति का क्या करती? मैंने अलग होने का फैसला कर लिया। वो खुश था, मेरा पति खुश था, क्योंकि हमारा कोई बच्चा नहीं था। मैंने जब अपने पति से डाइवोर्स की बात की तो उसने कहा, अच्छा है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, डिवोर्स पेपर पर साइन करते वक्त हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये सोच मैं दर्द में मुस्कुरा रही थी कि तभी पापा ने फिर पूछा, कल्पना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम अपने पति से डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? पापा, ये हमारा पर्सनल मामला है और कानूनी तौर पर भी आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दे सकते। मेरी इस बात से शायद पापा की मर्दानगी को भी ठेस पहुंची थी। थे तो वो भी इसी समाज के मर्द ना, जिन्होंने बचपन से मेरी दुनिया को कंट्रोल किया था। उन्होंने अपनी नाक के नथुने फुलाते हुए कहा, आज डीएसपी बन गई है तो मुझे ही कानून सिखा रही है। भूल मत, ये नौकरी तुझे मेरी वजह से ही मिली थी। क्या मतलब आपकी वजह से मिली थी? मैंने ये नौकरी अपनी मेहनत से ली है पापा, अपनी मेहनत से। मेरा जवाब सुनकर पापा कुछ नहीं बोले, बस तुरंत ही अपना बैग उठाकर वापस दिल्ली जाने के लिए चल दिए। रुकिए, रात हो गई है, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देती हूँ। पापा इससे पहले मुझे मना कर दे, मैं तुरंत ही उनके हाथ से बैग लेकर खुद ही गाड़ी की ओर चल दी। गाड़ी बीच जंगल से गुजर रही थी और पापा मेरे बगल में बैठे मुझे डिवोर्स ना लेने के लिए मना रहे थे, पर मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी। बस उनसे इतना पूछा, पापा, अचानक से सक्कू कहाँ चली गई? मेरे इस सवाल से पापा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने लड़खड़ाते हुए लफ्जों में कहा, आज अचानक से तुझे सक्कू की याद कैसे आ गई? खैर, जहां भी होगी ठीक ही होगी। वैसे भी हमारे घर से तो चोरी करके भागी थी वो। मुझे पता था पापा झूठ बोल रहे थे और इतनी आसानी से मेरी बातों में नहीं आने वाले थे, तो मैंने भी पापा के सामने सीधी सी एक शर्त रख दी। पापा, आप मुझे जो डिवोर्स ना लेने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगी, लेकिन आपको भी मुझे सक्कू के बारे में सब कुछ सच सच बताना होगा। मेरी बात सुन पापा कुछ सोचते हुए बोले, सच? इसमें सच कैसा? जो सच था मैंने वो तुझे पहले ही बता दिया था। जिस दिन तू ट्रेनिंग पर गई उसके अगले ही दिन वो चोरी करके घर से भाग गई थी। बस 15 साल की थी वो, पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। पापा, आपको पता था सक्कू कभी चोरी नहीं कर सकती, फिर आपने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी? मेरी बात सुन पापा ने चुप्पी साध ली थी, पर जैसे ही उन्होंने मेरे हाथों में सक्कू का लॉकेट देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पापा को भी समझ आ गया था कि आखिर इतने सालों में मैंने आज सक्कू का जिक्र क्यों किया था। जब पापा के सामने कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने मेरी शर्त मान ली और आहिस्ता से कहा, ठीक है कल्पना, मैं तुझे सक्कू के बारे में सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूँ, पर तुझे भी अपनी पति से माफी मांगकर उसके पास जाना होगा। पापा की बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप गाड़ी चलाती रही। हाँ कल्पना, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। सक्कू ने चोरी नहीं की थी, बल्कि मैंने ही सक्कू को एक मिनिस्टर को बेच दिया था ताकि मैं तेरी पुलिस की नौकरी पक्की करा सकूं, वरना तेरे बस का तो कुछ भी था ही नहीं। एक शादी कराई, वो भी तेरे से संभाली नहीं गई। कब तक मैं तेरी गलतियों का टोकरा ठोता रहूंगा? आखिर कब तक? इससे अच्छा होता कि तू भी अपने माँ के साथ जहर खाकर मर जाती। कम से कम आज मुझे दिन तो ना देखना पड़ता। प्यार ना था तो ना सही, मन मार कर एक बच्चा कर ही लेती। डिवोर्स लेने से पहले 2 पल सोचती तो सही। पापा मुझे खरी खोटी सुनाए जा रहे थे। उनका कहा एक एक लफ्ज मेरे अंदर नासूर पैदा कर रहा था
और मुझे ये नासूर पालना था। इस सब के बीच मैंने गाड़ी कब जंगल की ओर मोड़ दी ये पापा को पता ही नहीं चला। पापा ने जी भर के कोसने के बाद जब होश संभाला तो देखा कि मैं पापा को जंगल के बीचों बीच ले आई हूँ। कल्पना, हम तो स्टेशन जा रहे थे ना, तो फिर तुम मुझे यहाँ जंगल में क्यों ले आई हो? पापा, आपको किसी से मिलवाना है। मुझे मिलवाना है? वो भी इस अंधेरे जंगल में? पर किससे? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं गाड़ी से उतर दूर जंगल के अंधेरों को ताकने लगी। पापा, आपके लिए औरतें हमेशा से किसी चीज की तरह ही रही है ना, चाहे फिर वो माँ हो, सक्कू या फिर मैं। खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहा। जितना बुरा होना था वो हो चुका है और अब कुछ अच्छा करने का फैसला कर चुकी हूँ मैं। मेरी बातें सुन पापा को लगा कि मैं अपने पति से माफी मांगने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। ये सोच पापा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान पनप ही रही थी कि तभी मैंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन पापा के जिस्म का सारा खून एक पल में सूख सा गया था। पापा, आप पूछ रहे थे ना कि मैं आपको यहाँ किससे मिलवाने लाई हूँ? सक्कू से पापा। वो कब से आपसे मिलने के लिए बेताब है। सक्कू, क्या बकवास कर रही हो तुम? वो यहाँ इस जंगल में मुझसे मिलना चाहती है? पागल है क्या? पापा अभी बोल ही रहे थे कि मैंने आखिरी बार उन्हें प्यार से देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर देवी द्रौपदी का आवाहन करते हुए बस इतना कहा, देवी द्रौपदी, मेरी रक्षा करो, मुझे इस आदमी से डर लग रहा है। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।